कितने हैं? 473। ये अपन वो इरेनार अगप्पोरुल ने जो टीका लिखी है 750 वाली, उसमें पढ़ते रहते हैं इतने राजा थे और इतने, वो तो माइथोलॉजी है। एग्जैक्ट कितने थे? 473। सबका सही है ये? अब इतना आसान है, इससे आसान तो क्या होएगा। ये तो सही है ही सबका। निम्न में से किन दो विद्वानों ने कनिष्क के समय बुलाई गई बौद्ध धर्म संगति में भाग लिया था? वसुमित्र अध्यक्ष था और असुघोष उपाध्यक्ष था। एक और दो सही है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 14 मुद्राओं को जारी किया? मौर्य शासकों ने, मगध के शासकों ने पंचमार्क, है ना, और मौर्यों ने तो स्वर्ण और रजत और ताम्र तीनों मुद्राएं चलाई। तो आंध्र सातवाहन शासकों ने चलाई क्या? 14 मुद्राएं। निम्न में से नालंदा के किस विद्वत समुदाय ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? कुमारजीव, परमार्थ, शुभकर सिंह, धर्मदेव, सांतरक्षित, पदम संभव, कमलशील, स्थिरमती, वसुबंधु, दिग्नाग, धर्मपाल, चंद्रपाल, अर्चदेव, अंग, नागार्जुन और जैनमित्र। ठीक है, ये है सांतरक्षित, पदम संभव, कमलशील, स्थिरमती। शुरुआत कहां से हुई थी? चंद्र गोविंद से। कुमार जी तो कश्मीर से था ना, कूची खोतान में रहता था, वहां से बंदी बना के लेके गए थे चीन। तिब्बत थोड़ी गया था वो। कहाँ गया था? चीन गया था। एलोरा का विख्यात कैलाशनाथ मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के अनुरोध पर पत्थर को काटकर बनाया गया? कृष्ण फर्स्ट टूट पड़े। गलती कर दी मैंने, नरसिंह वर्मन सेकंड और देना चाहिए था। वो भी दे दिया कि पहले? चलिए ठीक है। तो मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन है? हरिसेन। वाण भट्ट तो अर्ज का है, ठीक है ना। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का है। वीरसेन साव उदयगिरी वाला है। तो कुमार गुप्त प्रथम ने जो मंदसौर अभिलेख अंकित करवाया वो किसने लिखी? वत्स भट्टी ने। एक और मंदसौर प्रशस्ति मिली है खंडित रूप में, वो मालवा के राजा यशोवर्मन की मिली है। आगे वो और ध्यान रखना तुम, राजाओं के मैचिंग में आए तो। कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर प्रशस्ति है जो वत्स भट्टी ने लिखी। एक मालवा में राजा और हुआ यशोवर्मन, उसकी भी मंदसौर प्रशस्ति मिली है। वो बाद में, गुप्तों के बाद में हुआ ना। किस अभिलेख में कालिदास और भारवी दोनों का उल्लेख मिलता है? पुलकिसन की ऐहोल प्रशस्ति जो रवि कीर्ति ने लिखी है। रवि कीर्ति उसमें खुद की तुलना कालिदास और भारवी से करता है। ऐहोल प्रशस्ति पुलकेशन द्वितीय की जानकारी का मुख्य स्रोत है। इसमें हर्ष के साथ हुए युद्ध का पता चलता है। ये शक संवत में है और इसमें भारत युद्ध की तिथि, भारत युद्ध या कली संवत या युधिष्ठिर संवत, ये भी आगे स्वतंत्र प्रश्न है अपने आप में। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? दैमाबाद, मिर्जापुर, सोवन घाटी, पल्लावरम। कहां से मिली? 1863 में पहला हैंडेक्स रॉबर्ट ब्रूस फुट को पल्लवरम से मिला। पहली पाषाण बस्ती, पहली स्टोन कॉलोनी कहां से मिली? विलेज सेटलमेंट, फर्स्ट स्टोन विलेज सेटलमेंट। तो एक ही महीने की आई है स्कॉलरशिप, कई महीने की एक साथ आई है? सारी आ गई? फिर तो ये बेचारे भूखे नंगे।
गरीब लोग इनकी दुआएं लो, ठीक है। उसको फोन मत दिला देना। हाँ ऐसा नहीं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अब देखो ये सोनू रही अपवाद, जीआरएफ, पीएचडी, और फिर भी जॉब लग गई ना, तो तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ये बहुमत की बात होती है। अपवाद तो खूब सारे हैं ना। अपवाद तो है ही कि भाई जीआरएफ हो गई, पीएचडी कर रहे हैं, पैसे के मजे ले रहे हैं पूरे, जॉब नहीं लग रही है, तो अपवाद भी तो है। और भी कई सारे अपवाद हैं। नहीं मिस्टर राम, ऐसे नहीं सोचना हमेशा। कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। तो पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था। अग्नि का प्रयोग तो मध्य पाषाण काल में आया। अच्छा एक ही ढूंढना है क्या? तो ये तो पहले ही ढूंढ लिया अपन ने। दक्षिण भारत में गंटूर एवं करनूल जिलों में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं, सही है। कैमूर, श्रेणी और मिर्जापुर जिले में पुरापाषाण शैल चित्र मिले हैं, सही है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लोह युग की पृथक पृथक पहचान की जा सकती है, सही है। ये आग के प्रमाण जो है ना, ये भारत में आंध्र प्रदेश में मुछट्टा चिंतामणि से मिले हैं। गवी गांव, गांव है वो, मुछट्टा चिंतामणि गांव है। गांव को गवी लिखा इन्होंने। भारत में आग के पहले प्रमाण कहां से मिले हैं? आंध्र प्रदेश के मुछट्टा चिंतामणि गवी से, करनूल में है ये। सही कर दिया होगा ये तो। पूरा पाषाण काल के तो वो हो गए तुम बैरी कि दिखा नहीं कि ये ले। नहीं, अगली बार अच्छे सवाल देंगे पाषाण काल के। किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिलते हैं जिससे एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र शामिल है? देखो कालीबंगा से 2 टीले है ना, लोथल से 1 टीला है ना, बनावली से भी टीले 2, और धौलावीरा से 3 टीले। तो सूची 1 को 2 से मिलाओ। ये तो क्या है? हड़प्पा स्थल, ये तो हड़प्पियन साइट्स हैं, और ये उनकी लोकेशन है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। कोटरीजी कहाँ है? सिंध में। सुरकोटड़ा कहाँ है? भुज और कच्छ में। भाई गुजरात नहीं दे रहा ना अगला। तो 3 1 2 4 कौन सा है? सेकंड। सेकंड। एग्जामिनर कितना तेज है, 2 ऑप्शन समान दिए हैं। तो अपना रिवीजन पहुंचा नहीं क्या पूरा अभी एनसीएंट का? आधे तक तो पहुंच गया होगा। हाँ उठाने भी नहीं है। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वहां के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था। वहां के निवासी पांसे के खेल से परिचित थे। कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों के प्रयोग से हुआ, तभी तो दीनहीन बस्ती है। लोथल में निवासियों ने निर्माण के लिए पकी हुई ईंटों का कभी प्रयोग नहीं किया, यह गलत है। ये गलत है। कौन सा किया तूने? देखना सोनू इसका। अच्छा वो तो आंसर की दे देते होंगे ना ये एग्जाम के बाद। तेरे पास आती नहीं आंसर? तुझे स्पेशल भेजे अलग से? आंसर की भी चाहिए तुमको, पेपर का सॉल्यूशन भी चाहिए तुमको। चाय बना के दे दें तुमको तो उसमें डाल लो इसको, और चाय के साथ घोट के और पी जाओ। सही है अनिरुद्ध? क्यों? इधर एडप्पियन साइट्स हैं और इधर उनकी नदियां हैं जिन पे किनारे हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर और द्वसदती नदी प्राचीन सरस्वती के किनारे है, और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। 3 2 4 1 सही है। इतना भी इजी सवाल कोई पूछता है क्या यार?
ऋग्वेद के किस सूक्त में भारतीय नाटक के आरंभिक सूत्र पाए जाते हैं? संवाद सूक्त में। विवाह में नहीं है क्या? नहीं है। विवाह में तो विवाह है, यम और यमी संवाद। और पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति है, चारों वर्णों की उत्पत्ति है। बचा क्या? कौन सा संवाद? पुरूरवा और उर्वशी का संवाद। तो भारतीय नाटक के आरंभिक प्रमाण हमको कहां से मिलते हैं? संवाद सूक्त में, जिसमें पुरूरवा और उर्वशी का संवाद है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गोत्र शब्द एक कुल के अर्थ में सर्वप्रथम अथर्ववेद में प्रयुक्त हुआ। प्रवर के कारण वैवाहिक चयन अत्यधिक सीमित हो गया। खुद के गोत्र में शादी नहीं कर सकते थे ना प्रवर। श्राद्ध की प्रथा का आरंभ उत्तर भारत में गुप्त वंश से। गलत। श्राद्ध तो जब पिंड शुरू हो गए वहीं श्राद्ध शुरू हो गए। गोत्र आ गया, पिंड आ गया, सैपिंड आ गए, वही तो श्राद्ध है। श्राद्ध परिवार को परिभाषित करता है क्योंकि सैपिंड उस पारिवारिक समुदाय के सदस्य होते हैं जिनको श्राद्ध प्रथा में भाग लेने का अधिकार होते हैं। तो ये दोनों कथन तो एक दूसरे को काट रहे हैं, नहीं? तो यहां पे गलत कौन सा है? सी वाला। सही कर दिया। ये विचार पद्धति है और ये व्यक्ति हैं, नहीं? उलूक वैशेषिक दर्शन से जुड़े हुए हैं। कौन? उलूक। मीमांसक है जैमिनी। और सांख्य कारिका लिखी ईश्वर कृष्ण ने, और न्याय लिखा गौतम ने, अक्षपाद गौतम ने। ये वो विचार पद्धति हैं, दर्शन हैं, और ये उनके दार्शनिक हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक तो उलूद या कणाक हैं। सांख्य दर्शन से जुड़े हुए थे ईश्वर कृष्ण, जिन्होंने सांख्य कारिका लिखी, और गौतम न्याय से जुड़े हुए थे। और मीमांसक है कौन? जैमिनी। 3 1 2 4 है क्या? सही है। निम्नलिखित में से किस एक छंद से निम्नलिखित में से किस एक से फिट सूत्र संबंधित है? छंद, संज्ञाएं, आघात और रीति। किससे है? क्वेश्चन में ही बोल रहा था मैं, किस एक छंद से। फिट सूत्र किससे संबंधित है? छंद से। तिब्बती परंपरा के अनुसार किसने बौद्ध धर्म के थेरवाद मत की स्थापना की? नालक, नागार्जुन, मौगलीपुत्र तिस्य, महाकच्चायन। इसमें महाकश्यप और आता फिर टिपिकल हो जाता क्वेश्चन। अरे ये क्यों आएंगे यार, इनका क्या लेना देना है? मौगलीपुत्र तिस्य तो तीसरी में है, थर्ड संगति का अध्यक्ष है, जिसने अभिधम पिटक का 7वां ग्रंथ लिखा। बंटवारा तो कहां होगा? दूसरी में होएगा ना। फिर आचरण के नियमों को लेकर मतभेद होंगे। पहली में तो ग्रंथ लिखेंगे सूत और विनय, दूसरी में बंटवारा होएगा, और फिर फाइनल स्थापित होंगे चौथी में। तो महाकश्यप और महाकच्चायन के अनुयायियों के बीच मतभेद था ना। सही नहीं किया? कर दिया, चलो फिर ठीक है। राजगृह में होने वाली प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? पार्श्वक, संरक्ष, वसुमित्र, महाकश्यप। महाकश्यप कौन था? महाकश्यप। पार्श्व और वसुमित्र तो कनिष्क के समय थे, चौथी में। पहली बौद्ध संगति हुई कहां थी? राजगृह में। कौन था शासक? कौन था? अजातशत्रु। कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन क्या है? सही नहीं है। भद्रबाहु ने मगध के राजा उदयन के काल में कल्प सूत्रों की रचना की। भद्रबाहु ने मगध के राजा उदयन के काल में कल्प सूत्रों की रचना की। भद्रबाहु तो चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन है। मगध में 12 वर्ष के अकाल की घोषणा होने पर चंद्रगुप्त मौर्य जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चला गया, जैन धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर
तुझे ध्यान नहीं है ना। विशाखाचार्य रख लिया। महावीर ने ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त किया। जैन धर्म ऋषियों का राज धर्म बन गया। हरिभद्र एक जैन विद्वान था जो 9वीं शताब्दी तक जीवित था। ये तो हमको पता नहीं, लेकिन ये तो स्पष्ट गलत है ना। क्या किया तुमने जवाब? सही दिया? गलत क्यों किया फिर? जिन्होंने गलत किया उन्होंने क्या जवाब दिया? कौन सा सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है? स्रोत, गृह, धर्म, सांख्यायन, स्रोत सूत्र। अरे सूत्र साहित्य में 3 ही तो सूत्र हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। और धर्म सूत्र के आगे स्मृतियां लिखी गई, और स्मृतियों तो व्यक्ति के कर्तव्य और कर्तव्यों के बारे में बताती हैं, उसकी विधि के बारे में बताती हैं। तो इसमें क्या आएगा? धर्म सूत्र। लॉजिक के क्वेश्चन तो पता नहीं तुम क्यों मात खा जाते हो। 10 प्रेय पाठकों में से निदान सूत्र निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कहां है अथर्ववेद? निदान सूत्र कहां है? रोगों की, विभिन्न रोगों की औषधियों, रोग निदान। कहां है रोग निदान? फिर कईयों को तो मैंने कल ही बताया है, फिर भी गलती कर बैठे होंगे। सुश्रुत, सुश्रुत के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या था? सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता, है ना। सुश्रुत ने क्या लिखी? चरक ने लिखी चरक संहिता। तो सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का है। ऑपरेशन कैसे करने चाहिए, सर्जरी कैसे होनी चाहिए, क्या आएगा इसमें? सही कर दिया? कम लोग कैसे बोले? कम का सही है क्या? बाकियों ने क्या किया था? ये देखो आरपीएससी का फेवरेट सवाल है ये। प्राचीन राज्य और उनकी अंग की राजधानी चंपा, वत्स की कौशाम्बी, मत्स्य की विराटनगर और सूरसेन की, क्या बात है, 1 2 3 4, इतना आसान? नदियां देनी चाहिए थी इसे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, विचार करो भाई। अशोक के 12वें शिलालेख में 7 वानों का उल्लेख है। गलत, दम्भ की बात है वहां तो, है ना। जैन परंपरा के अनुसार सिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म के मंदिरों का निर्माण करवाया। दूसरा सही है, करवाया था सिमुक ने। क्या किया तूने? छोड़ दिया? ये बढ़िया किया। किसी ने सही भी किया है क्या? सही भी किया है? अरे वाह, टिपिकल सवाल तो सही कर देते हो तुम। अबे अशोक के शिलालेख, यार सम्राट अशोक क्यों नहीं लिखते हैं, बात करनी पड़ेगी इनसे। और उनके हैं विवरण, पहला, तीसरा, 5वां और 7वां। सम्राट अशोक के पहले शिलालेख में लिखा हुआ है कि पशु की बलि नहीं देनी चाहिए। किसकी बलि नहीं देनी चाहिए? पशु की बलि नहीं देनी चाहिए। तीसरे शिलालेख में धर्म की बातें हैं, और 5वें सिद्धांत में, 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रकों की नियुक्ति है ना। तो लो ये तो हो गया वैसे ही, 1 2 3 सी आएगा। सही कर दिया तुमने। अशोक के अभिलेखों में किस एकमात्र लेखक का परिचय मिलता है? रवि कीर्ति ऐहोल अभिलेख का, हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का। सम्राट अशोक के अभिलेखों का लेखक कौन है? चापड़, चापड़। सम्राट अशोक के अभिलेखों का लेखक कौन है? चापड़। तो पूजा तुमने टेस्ट नहीं दिया क्या? सीमा क्या नाम है तुम्हारा? तुमसे ही कह रहा हूं, क्यों? टेस्ट देने चाहिए। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक का कौन सा एक अभिलेख इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? इसिला, मास्की, पांगोरिया, उडेगोलम, ब्रह्मगिरी। कौन सा? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? इसिला। सही कर दिया? छोड़ दिया? पूरा पेपर ही छोड़ दिया क्या तूने? मौर्य प्रशासन के अधिकारी हैं
और उनके कर्तव्य हैं। समाहर्ता है कलेक्टर और सन्नी देवल है कोषाध्यक्ष, ये लो। और कर्मांतिक है माइनिंग का प्रमुख और व्यवहारिक है मुख्य न्यायाधीश। 2 1 4 3 डी ऑप्शन। क्या बात है प्रज्ञा, सही है तेरा हैं? सेन गुट्टुवन जो इमे वरम्बन का पुत्र था, यज्ञ श्री सातकर्णी का समकालीन था। सही बात है, ये 180 के आसपास आ सकता सेन गुट्टुवन, है ना। और यज्ञ श्री सातकर्णी 174 से 204 तक था। शिल्पाधिकारम में सेन गुट्टुवन के महाकार्यों का विस्तृत वर्णन मिलता है। पता मिस्टर, शिल्पाधिकारम लिखा इलांगो आदिगल ने, वो सेन गुट्टुवन का छोटा भाई था। शिल्पाधिकारम का नायक है कोवलन। तो ये मानते हैं इतिहासकार कि सेन गुट्टुवन ही कोवलन था। अपने भाई की गाथा उसने छदम नाम लिख के लिखी, ठीक है ना। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। किसकी राजसभा में हेलियोडोरस एक राजदूत के रूप में आया था? काशीपुत्र विदिशा के राजा भागवत के दरबार में तक्षशिला के राजा एंटियोल किडास ने हेलियोडोरस को दूत बनाकर भेजा। हेलियोडोरस यहाँ के फैल गया, उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और उसने इस खुशी में बेस नगर स्तंभ अंकित, जिसमें अमरता के 3 कदमों का उल्लेख किया जो थे। हाँ सुरेंद्र बोल। दम, त्याग और, देख लो रट गया ना तुझे, ये पिछली बार पूछा। अमरता के 3 कदम क्या थे? दम, दम, जैसे अभी तुम पूरे दम लगा के पढ़ रहे हो। पूरे साल ही ऐसे पढ़ लो तो कहना ही क्या है, लेकिन एग्जाम नजदीक देख के जगते हो तुम कहते हो नहीं अब तो ये एग्जाम सर पर आ गया, अब क्या करना पड़ेगा। संगम काल में उरेयूर निम्नलिखित में से किस एक की राजधानी थी? पांड्य राजधानी। चालुक्य तो बेचारे थे नहीं, ये तो बहुत बाद में आए। चालुक्य तो या तो वातापी में थे या वेंगी में थे या बाद में कल्याणी में थे। 3 ही ब्रांच थी इनकी। और बाद में यहाँ इंदु पाटन के भी चालुक्य आएंगे गुजरात वाले। और पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, कांजीवरम, कांजी बड़े वाला। और चोलों की राजधानी उरेयूर, संगम काल में। बाद में 9वीं शताब्दी में राजधानी बनाएंगे तंजौर, ठीक है। कितने सवाल हैं इसमें? किसने स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध की आकृति के साथ लेख बौद्धों तथा साम मुद्राओं पर शक मानो बौद्धों का चलन आरंभ किया? दिमित्रियस। गलत। ये तो तुम लगा लोगे, कुषाण आएंगे, है ना। और कुषाणों में कौन था? कनिष्क। पहला कथन, प्रभावती गुप्त ने जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया। चंद्रगुप्त चाहता था कि शकों के साथ होने वाले संघर्ष में वाकाटक मेरी सहायता करें, इसलिए उसने अपनी बिटिया की शादी वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर दी। रुद्रसेन द्वितीय शादी के कुछ सालों बाद मर गया और प्रभावती गुप्त ने अपने पुत्रों के नाम पर रीजेंट बनकर शासन चलाया। कारण है चंद्रगुप्त वाकाटक राजा से शकों के विरुद्ध सहायता चाहता था। सही बात है, ए और आर दोनों, और स्पष्टीकरण भी है। तो पौमचर्यम निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? वाल्मीकि रामायण का जैन रूपांतरण पौमचर्यम है। किसने लिखा था ये? विमल सूरी ने। विमल सूरी ने। तो सोनू जब खुद के पैसे आते हैं तो कैसा लगता है? प्राचीन राज्य है, उनका आधुनिक क्षेत्र है, ठीक है। त्रिगर्त है पंजाब में, जालंधर। पंजाब में जालंधर का आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? त्रिगर।
और कामरूप है आसाम, कामरूप है, और जम्मू को कहते थे दुर्गर, जम्मू को क्या बोलते थे, दुर्गर। 2 1 3 सही कर दिया, अरे सही कर दिया कि ये, अरे वाह कितनी जोर से बोल रही है, हाँ एक सही कर दिया अब तक 36 में से। पैसे आ रहे हैं इसके, देख 45,000 आ गए। पूछा नहीं तूने इससे कैसा लगा पैसे आने पे, पूछ तो फिर, सनु कैसा लगता है पैसे आते हैं खुद के तब, अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, फिर ऐसे नहीं लगता अब इन पैसों का क्या करें, इतने सारे पैसों का। पहले पहले तो पढ़ने के लिए घर वालों से पैसे मांगते हैं कि पैसे भेज दो पैसे भेज दो, और अब घर वालों को दे दो कि लो चांद पे एक प्लॉट खरीदो तुरंत। इलोन मस्क कॉलोनी काट रहा है, अपना भी प्लॉट बुक करवा दो, है ना। पर तूने सोच रखा है ऐसे कि भाई मैं तो अपने पैसे आने नहीं दूंगी चाहे कुछ ही हो जाए। तो कथन एक है, कलहण की राज तरंगणी में कश्मीर में रेशम बुनाई के उल्लेख मिलते हैं। कारण है रेशम उत्पादन प्राचीन काल से ही कश्मीर में एक सुविकसित प्रथा थी। गलत। हाँ रेशम उत्पादन के, रेशम के कीड़े तो बंगाल में आए थे चीन से, चीनी यात्री मनुआन कहता है। तो कलहण की राज तरंगणी में कश्मीर में रेशम बुनाई का तो उल्लेख है, लेकिन प्राचीन काल में कश्मीर में रेशम एक सुविकसित कला नहीं थी। तो केवल ए सही है, कथन ए सही है, तो ए सही है, आर गलत है। ठीक है, सही तो बता रहा हूं ना मैं, कहीं अपने हिसाब से कुछ ही बता दूं, सही बता रहा हूं ऐसे भी क्या है। ठीक है, कौन सा चोल शासक राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय कृष्ण तीसरे दुख के द्वारा पराजित कर दिया गया, ये तो बता दो तुम यार, कौन था। युद्ध बताओ, युद्ध बताओ, ये स्थिति है तुम्हारी। अब तो लिख दिया ना मैंने तय। हाँ, तकोलम युद्ध 949। ठीक है, कितने तेज हैं, तय लिखते ही बोल दे तकोलम। कृष्ण तृतीय वर्सेज, और इस युद्ध में गंग राजा बटुक द्वितीय ने अत्यधिक वीरता दिखाई, और बटुक ने परांतक के बेटे यानी चोल युवराज की हत्या, वही युद्ध नहीं है, हाथी पे चढ़कर क्या कहा गया उसे, निम्नलिखित अनाई मरुजिन, तो उसे कहते हैं राजाधिराज को। हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ 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 नहीं, रहा के बीच में उलझ रखे हैं अभी तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान पूर्व मध्यकालीन भारत में प्रभास पट्टनम के नाम से जाना गया। देवों के देव सोमनाथ, हो जाएगी सोमनाथ, सोमनाथ तो हो जाओ कम से कम तुम, कुछ तो करो भवानी। सोमनाथ ही है, ट्रेन जा रही है सीधी यार, समुद्र में डुबकी लगाया, टैम ही टैम है। और फिर जैसे कि हे शिव जी, जैसे तूने चंद्रमा का उद्धार किया वैसे ही हमारा भी उद्धार कर दे, हैं सही। इधर ये महाराज, इधर स्तुति करो तुम तो, ओम जय जगदीश हरे। नहीं, क्या वो एक और आरती है ना, जय अम्बे गौरी, तुझे याद है। कितने दुख की बात है, आरती याद नहीं तुझे। उत्तर पश्चिमी भारत में जारी किए गए गजनवी सिक्कों पर अरबी और शारदा लिपि में लिखे गए द्विभाषीय लेख थे, सही बात है ये। साहित्यकार एवं वृत्तांतकार बर्नी और इसामी समकालीन थे। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय जयसिंह सिद्धराज इस क्षेत्र का चालुक शासक था। नहीं, भीम, भीम पहला, छोटा भीम तो गौरी के समय, भीम पहला नहीं, और ऐसे कह रहे हैं छोटा भीम। सही कौन से हैं, 1 और 2,
पर सवाल तो सही कर देंगे कि भीम छोटा भीम था, जयसिंह तो नहीं था। लेकिन सही पता होना चाहिए, छोटा भीम नहीं था, कौन सा भीम था? बड़ा भीम। 11वीं शताब्दी की पुस्तक शून्य पुराण का लेखक कौन था? देखो, एक नया सवाल मिल गया तुमको। ये था रमई पंडित, और रमई पंडित का कार्यकाल 11वीं से और 13वीं सदी के दौरान माना जाता है। रमई पंडित का कार्यकाल कब माना जाता है? ठीक है, बंगाल का था ये। बंगाल में भी कहा, वो राड क्षेत्र था ना, राडा, सेन डायनेस्टी। आगे पूछ सकते हैं, रमई पंडित द्वारा लिखित शून्य पुराण की विषय वस्तु क्या है? तो विषय वस्तु है धर्म पूजा विधि, धार्मिक पूजा विधि का इसमें उल्लेख है। इसके एग्जैक्ट टाइम को लेकर गड़बड़ है कि भाई 11वीं में था, 12वीं में था, 13वीं में था, लेकिन 11 से 13वीं के बीच है, इस पे सभी सहमत है। आगे चलें। भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल की ज्योति गई भूमि खोजी गई? कालीबंगा में। जूता हुआ खेत कहां से मिला? दुर्ग के बाहर मिला। किस काल का मिला? प्राग हड़प्पा काल का, दुर्ग के बाहर। रट गया होगा ये तो। कितनी फसल लेने के प्रमाण मिले? 2। लो भाई, प्राचीन प्राप्तियां हैं और उनके प्राप्ति स्थल हैं। सूची 1 में कांसे की वो डांसिंग गर्ल मिली है, कहां से? फारस की खाड़ी की मुद्रा मिली है, लोथल से। और धूसर पाषाण की पुरुष नर्तक की आकृति नटराज, हड़प्पा से। और अग्नि वेदिकाओं की एक श्रृंखला मिली, कितनी? 7। किस पर? चबूतरे पर, सीटाडेल में, सीटाडेल में दक्षिण में, ठीक है ना, और पास में कुआ। ये सब जीके में पूछ लिया अभी लास्ट ईयर। कौन कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं से संबंधित कौन सा जीएस में बताओ। साइंस में थोड़े बच्चों से कितनी ये वो करते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु कास्ट शव पेटिका प्राप्त हुई है? वुडन कॉफिन कहां से मिला है? कफन कहां से मिला है? बताओ। अरे समाधि R37 है ये। क्या है ये? समाधि R37। और समाधि R37 कहां से मिला है? दक्षिण दिशा से, हड़प्पा में दक्षिण दिशा से। और ये जो लकड़ी की शव पेटिका मिली है, किस पेड़ की रही होगी? देवदार की। किस पेड़ की है? देवदार पेड़ की। क्यों रटाए तुमको, और कहां से क्या मिला है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से एक सूचना पट नोटिस बोर्ड का अभिलेख प्राप्त हुआ है? दुनिया में नोटिस बोर्ड का ये प्राचीनतम प्रमाण है, ठीक है। और ये किससे लिखा हुआ है? जिप्सम से। और ये लकड़ी पे टांगा हुआ था, तो लकड़ी तो नष्ट हो गई। और इसमें कितने वो हैं? 26 चिन्ह हैं। सबसे बड़ा लेख है ना ये इंडस का। सही है। इतना आसान सवाल तो सही होएगा ही ना। खुश होकर बता रहे हैं यहाँ सही है। निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में भारतीय गणितीय लेखन से संबंधित प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अरण्यक नहीं, निरुक्त नहीं, यास्क का निरुक्त नहीं, कल्प सूत्र का ही एक हिस्सा है क्या? इसमें यज्ञवेदी निर्माण का उल्लेख है। क्या है? यज्ञवेदी निर्माण। तो यज्ञवेदी की फिक्स नाप बनती है, ठीक है ना। सुलु का मतलब ही क्या होता है? रस्सी। सुलु का मतलब ही क्या होता है? रस्सी। तो भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ है सुल्व सूत्र।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? क्या पूछ रहे हैं? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः 100 जनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गांव को। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों ने हाथियों को पालतू बना लिया था तथा युद्ध में घोड़ों के साथ उनका प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख है। ऋग्वेद में विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख है। बताओ। अरे नहीं सोनू, इसने क्या किया है? छोड़ दिया इसने? हाँ, तो ये सवाल तो छोड़ना ही था इसको। धौलावीरा तो बता देगी है, कहाँ से की नर्त की भी बता देगी। क्या किया अभिषेक, तूने क्या किया इसमें? बता। छोड़ दिया? तो क्या कर दिया? ये कर दिया, क्यों? ऋग्वेद में गांव नहीं है? नर्मदा नदी का उल्लेख है रेवा के नाम से। तो हाथी से परिचित थे और युद्ध में घोड़ों का भी इस्तेमाल करते थे। स्वयंवर और विधवा विवाह का तो उल्लेख है ही है। स्वयंवर तो है ही है ना, आर्यों की प्राचीन पद्धति स्वयंवर थी। ये तो कर दोगे ना आप? भाई आप यहां दिक्कत में आ सकते हो कि या डी हो सकता है या फिर ए हो सकता है। तो डी तो क्लियर हो गया, नर्मदा नदी का उल्लेख है, ठीक है ना? तो फिर बचा क्या? ए। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम सामान्यतः 100 जनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गांव को। तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो गांव था वो 100 जनों के समूह को थोड़ी इंगित करता है। उसमें तो सभी आर्य लोग रहते थे, कबीलाई लोगों को इंगित करता है वो। अब बताओ। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का गांव सामान्यतः 100 जनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गांव को। तो ऋग्वैदिक आर्यों का गांव गांव को ही इंगित करता है, 100 जनों के समूह को इंगित नहीं करता। तो ये पूछ रहा है। अच्छा, ये सही पूछ रहा है यार। हाँ, तो यही सही होएगा है ना? ये पूर्व वैदिक कालीन, ये तो गलत हो गया। और पूर्व वैदिक कालीन आर्यों ने हाथियों को पालतू बना लिया था तथा युद्ध में घोड़ों के साथ उनका प्रयोग करते थे। और ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख है। और ऋग्वेद में विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख है। तो यार इसमें ये तीन तो सही हैं। हाँ, तो इसमें वो एक खा गए ये बीच में, सही नहीं है। चलो, तो आरपीएससी भी 100 में 5 गलत पूछती है यार, ये तो एक ही गलती करते हैं बेचारे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है, इनको 3 बार चेक करने चाहिए कि यार कुछ रह तो नहीं गया है। ऐसे क्वेश्चन जब तुम अटकते हो ना, सही नहीं है मतलब 3 नजदीकी हैं, ये इनका सिंपल सा जवाब है। एनसीईआरटी देखो आप, लाइन टू लाइन लिखी रहती है। उपनिषदों का संकलन पुराणों से पहले किया गया। सही बात है, पुराण तो गुप्त काल में है। उपनिषद पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। आत्मा और पुनर्जन्म की पूरी बात ही कहाँ है? उपनिषदों में। उपनिषदों में शिक्षाप्रद कथाओं एवं वार्ताओं का समावेश है। उपनिषद बात ही किसकी करते हैं? शिक्षाओं की। डायलॉग फॉर्म में है। इसमें यूपीएससी पीटी का 2024 का ऑप्शन, ये जीएस में है ये। उपनिषद डायलॉग फॉर्म में है। देखो, एक ऑप्शन को उठा के उन्होंने फिर एक क्वेश्चन जनरेट कर दिया। 2024 पीटी का क्वेश्चन है ये। उपनिषद डायलॉग फॉर्म में, संवाद शैली में है। जैसे उद्दालक आरुणी सवाल करेगा, ठीक है ना, याज्ञवल्क्य सवाल करेगा, ऐसे किस शैली में है? ये डायलॉग फॉर्म में है। उपनिषदों में कोई दृष्टांत नहीं है। अरे, ये कथन क्लियर है ना, डायलॉग फॉर्म में है। नहीं, कहानियां हैं, कहानियां हैं इनमें। यम नचिकेता संवाद है, कहानियां है ना। सही कर दिया? क्या बात है, अब तो अच्छा सवाल सही कर दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ऋग्वैदिक काल में राजाओं के पदाधिकारियों में प्रमुखतम पुरोहित था। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का अबाधित स्वामी था। भूमि का स्वामी था कबीला। भूमि कबीले की संयुक्त पूंजी थी।
भूमि का स्वामी राजा नहीं था, कौन था? कबीला। और ऋग्वैदिक काल में जो प्रमुखतम जो पदाधिकारी थे, रत्नी, वो पुरोहित और सेनानी और ब्राजपति और ग्रामणी, गांव का प्रमुख ग्रामणी, चारागाह भूमि का प्रमुख ब्राजपति, सैनिक टुकड़ी का मुखिया सेनानी और धार्मिक कार्यों में सलाह देने वाला पुरोहित। ऋग्वैदिक कालीन राजा गुप्तचर व्यवस्था से अनभिज्ञ था, गलत। गुप्तचरों को कहते थे स्पस। गुप्तचर क्या कहलाते थे? तो यहां ओनली सेंटेंस 1 ही राइट है और 2 और 3 गलत है। सही पूछ रहे हैं ना? सही कर दिया? अरे सही कर दिया क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही। चंड प्रदोत महासेन वत्स का राजा था, गलत। अवंती का राजा था। ये पूछ रहा है कौन सा एक सही है। दर्शक अजात शत्रु का उत्तराधिकारी था। पुराणों में अजात शत्रु का उत्तराधिकारी दर्शक बताया गया है। अजात शत्रु आजीविकों का अनुयायी था, गलत। वो बुद्ध का अनुयायी था, बुद्ध का अनुयायी था। और प्रसेनजीत वज्जी संघ के राजा थे, गलत। ये कौशल के राजा थे। तो यहां चॉइस क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो फिर नहीं आ गया। क्या आया है? नहीं। श्रावस्ती कौशल की राजधानी, मगध की राजधानी, और चेदी की राजधानी थी शक्तिमती। अवंती की राजधानी उज्जैनी। चेदी की राजधानी बुंदेलखंड में शक्तिमती, सोक्तिमती। आलार कालामस कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रमुख बौद्ध भिक्षु, बुद्ध के एक गुरु, एक शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए राजपाट त्यागा। महात्मा बुद्ध गृह त्याग के पश्चात सबसे पहले वैशाली में आलार कलामस के आश्रम में ही गए थे, जो सांख्य दर्शन के ऋषि थे। इस दुनिया में बुद्ध जैसा शिष्य किसी को मिला ही नहीं आज तक। सिद्धार्थ जैसा शिष्य, उसके टीचर उसको जितना कहते थे वो उससे कई गुना ज्यादा करता था। इसलिए आलार कालामस ने घुटने टेक दिए और कहा, भाई मैं जितना जानता था उसे तुझे सब सिखा दिया है, अब तू आगे जा कहीं। फिर वो उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे, है ना, उनसे योग की शिक्षा ली। उद्दक रामपुत्र ने भी घुटने टेक दिए। उसने कहा, भाई मैं जितना जानता था तुझे सिखा चुका हूं, तू कहीं और जा। फिर बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने देखा यार खुद को ही सीखना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने खुद ही सीखा अगले 6 साल, और फिर उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। नहीं आजकल के शिष्य देखो, नहीं ये तो ज्ञान में बुद्ध को भी पीछे छोड़ दिए हैं। नहीं, इनसे कहो इतना कर, ये उसका 1% भी करके नहीं लाते। जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? अनेकांत, अद्वैत, पंचशील, आवागमन। पंचशील चाचा नेहरू का है। पंचशील किसका है? चाचा नेहरू भी नहीं बोला जा रहा है, इसे बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू, जैसे ये महात्मा गांधी हो। नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान की शान है। नहीं, मस्खरों का नाम तो तुम बहुत अच्छे से लेते हो कि हाँ। अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य का है। जैन धर्म का प्रतिनिधि सिद्धांत है अनेकांतवाद, स्यातवाद। सप्तभंगीय ने प्रत्येक वस्तु में अनंत गुणधर्म होते हैं। हमारा ज्ञान सीमित होता है, हम केवल उसके थोड़े से ही गुणों को जानते हैं। इसलिए हमको कहना चाहिए शायद, जबकि हम कहते हैं पक्का। चैट जीपीटी की तरह पक्का यही आएगा 100%। तो निशा का सही होएगा, ये तो घर की बात थी। सही है ना क्वेश्चन? तो हाँ ये तो होएगा, ये तो अपनी बात है। एक तो सवाल है अपना। बौद्ध धर्म में उपावस्था क्या था? क्या था? उपोसत क्या था?
यह वर्षा काल में बौद्ध भिक्षुओं का गुफाओं में अथवा विहारों में आश्रय स्थल था। गलत। यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्णचंद्र एवं नवचंद्र रात्रियों में एकत्रित होने के अवसर पर किया जाने वाला अपराध स्वीकृति कृत्य था। यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपने आचरण के दौरान किए गए अपराधों के दंड स्वरूप एक निर्धारित अवधि के लिए किया जाने वाला उपवास कृत्य था। यह बौद्ध संघ में नव प्रविष्ट भिक्षुओं के द्वारा ली जाने वाली शपथ थी। ये तो पवज्य है। ये तो क्या है? पवज्य है। तो अब अपने को देखना है उपोषित। बौद्ध धर्म में 4 दिनों को पवित्र माना गया है और उनमें ये उपवास रखते हैं। तो इसमें उपोषित क्या आएगा? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रत्येक पखवाड़े में पूर्णचंद्र और नवचंद्र रात्रियों में एकत्रित होने के अवसर पर किया जाने वाला अपराध स्वीकृति कृत्य भी आएगा। यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अपने आचरण के दौरान किए जाने वाले अपराधों के दंड स्वरूप एक निर्धारित अवधि के लिए किया जाने वाला उपवास कृत्य था। तो बी आएगा या सी आएगा? मैं भी किनसे पूछ रहा हूँ, इनकी हालत कितनी खस्ता है। चार दिन उपवास करते हैं ना, फिर क्या पढ़ती है तू? तो कहती मैंने तो सब कुछ झोंक रखा है, अब तो कंकाल हो गया है शरीर ही पढ़ते पढ़ते हैं। 4 टेस्ट दे लिए ना इनसे, नहीं 5 दे लिए? 4। तो अभी तक रिवीजन पूरा हुआ नहीं, अभी तक जैन बौद्ध तक ही नहीं पहुंचे क्या? एक टेस्ट में अगर एक टॉपिक भी पढ़ते तो प्रागैतिहासिक पहला, दूसरा इंडस, तीसरा वैदिक, चौथा जैन बुद्ध, चौथे पे आ जाते। अब तक तो रट गए होंगे जैन बुद्ध। महाजनपद, महाजनपद काल जो है वो बौद्ध काल ही तो है, फिर क्या पढ़ रहे हैं अपन? क्या पढ़ रहे हैं बताओ तुम भाई? चौथे टेस्ट तक भी आते आते अगर तुम्हारी चीजें क्लियर नहीं हो रही है तो फिर क्या मतलब है? 4 दिन उपवास करते हैं, उनको गिनाना रे कुलवंत। अभिषेक तू गिना। पूर्णिमा, अमावस्या और क्या कहते हैं इनको? उपोषित कहते हैं। तो इसमें ये जब एग्जाम हुआ था तो उन्होंने आंसर माना इसका बी, लेकिन इसमें आना क्या चाहिए? उपवास है ना ये, उपवास है ना ये, क्योंकि 4 दिन पवित्र माने जाते हैं उपवास करने के लिए। एक तो पूर्णिमा, दूसरा और 2 चतुर्थी, उनको उपोषित कहते हैं। और इनकी जो अपराध संहिता है वो क्या है? पातिमोक्ष। पातिमोक्ष अपराध स्वीकृति तो क्या है? पातिमोक्ष। तो बी पातिमोक्ष है, ये उपोषित है, उपावस्था। पाली का उपावस्था, देवनागरी का, हिंदी का उपोषित। तो इसमें क्या आना चाहिए? सी। ये वर्षा काल वाला तो वर्षावास कहलाता है। पहला तो क्या है? वर्षावात है। और ये संघ में प्रवेश जो है वो पवज्य है। एक और शब्द आता है ना संघ में प्रवेश को, उपसंपदा। उपसंपदा 4-6 तो वर्ड है प्रॉपर ये। उपसंपदा, पवज्या, पातिमोक्ष, उपोषित, एक और पावरणा। पावरणा क्या है? वर्षावास के बाद सब अपनी अपराध स्वीकृति करते हैं और वस्त्र बदलते हैं, वो चीवर। हाँ हाँ बताओ महाराज, पावरणा क्या है? वस्त्र बदलते हैं, वस्त्र देते हैं। स्थिति बहुत खराब है। घर जाके चीजों को क्या है, बार बार रिपीट, अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट करो बार बार। और डिस्कस करो, एक दूसरे से क्या करो? डिस्कस। 2 का ग्रुप बना लो और जो अपन ने पढ़ा है उसे दूसरे को सुनाओ। इतने सारे क्वेश्चन लेने के बाद भी तुम्हारी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं आ रही है। जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नया कुछ थोड़ी है। लेकिन ऑप्शन कितना टिपिकल बनाया है तुम देखो ना। यूपीएससी का ऑप्शन है, कोई ऐसे आरपीएससी का इनका है क्या? तो एग्जैक्ट याद नहीं होगा तो गड़बड़ कर बैठोगे। कौन एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे?
बताओ। पूर्ण कश्यप तो वो है अक्रियावादी। अरे महावीर स्वामी के समय जिन नास्तिक दार्शनिकों का उल्लेख है भौतिकवादियों का, उनमें पूर्ण कश्यप नहीं है क्या? ये तो कौन है? अक्रियावादी। शांतिनाथ निशा बैठी है, तीर्थंकर हैं। ठीक है, बचे कौन? उद्योतकर, और उद्योतकर शैव है, और श्रीकर पंडित है पाशुपताचार्य। उद्योतकर भी है शिव का ही उपासक, लेकिन वो पाशुपत नहीं है। तो अब नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। समस्त प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों, मूल पाठों एवं विधि संबंधी पुस्तकों में ब्राह्मण फांसी अथवा मृत्युदंड से मुक्त रखे गए हैं। ब्राह्मण को कभी भी किसी भी अपराध में सजाए मौत वारेन हेस्टिंग्स ने नंदलाल को दी। देख लो क्या हुआ, है ना? नंद कुमार, नंदलाल बोलता रहता हूं मैं यार, मेरे को वो यशोधरा याद रहती है, नंदलाल। दाय भाग जिमूत वाहन का, जो उत्तराधिकार संबंधी एक प्रबंध है, 12वीं शताब्दी के जिमूत वाहन द्वारा लिखी गई। राइट। अर्थशास्त्र अपराध एवं दंड का विवरण देता है तथा मृत्युदंड के विभिन्न प्रकार। तीनों सही है। ऐसे ही टिप्स पे आ जाने चाहिए। हिस्ट्री अपने तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, कोई तनाव ही नहीं जिंदगी में है। अभी चलती क्लास में देख, उसको 15 दिन जाना पड़ गया घर, मुस्कान को जाना पड़ा ना। तुझे तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं, फिर भी तेरे याद नहीं हो रहा है। फिर वो जो है कि 3 प्रकार के स्टूडेंट को कंट्रोल करने के लिए फिर चौथा स्टूडेंट लेके आऊं, तातार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नहीं, बिना दंड के शिक्षा नहीं दी जा सकती मुस्कान। शिक्षा के लिए भय का होना जरूरी है। अगर घर वाले तेरे से ऐसे कहते ना, कोई दिक्कत नहीं, जा जी अपनी जिंदगी, होगा जो देखा जाएगा, तो पढ़े। कदापि नहीं पढ़े। 10 साल बाद तुझे इस बात का रिग्रेट हो कि अरे घर वाले अगर मुझे दंड देते तो मैं, डर दिखाते तो मैं पढ़ लेता शायद। तो शिक्षा तो एक ही तरीका है महेंद्र बाबू, क्या? भय। तुरंत, जैसे कनिष्क पाटलिपुत्र आक्रमण से अनोखा कुक्कुट ले गया ना, वैसा अनोखा कुक्कुट क्लास में दिखाया जाए, है ना? तो फिर ये तुरंत पढ़ लें। कोई 100 में, 500, 1000 में एक बच्चा होता है जो सेल्फ अवेयर रखता है कि यार नहीं अपने को कुछ करना है। सैकड़ों हजारों में एक स्टूडेंट होता है वो। बाकियों को तो डर से ही पढ़ाया जा सकता है, मतलब जूता मार पढ़ाई। इनको पता नहीं है ना अभी, इनको लगता है यार ये जिंदगी बहुत बहुत आलिशान है, हसीन है, कोई दिक्कत नहीं। समय बीतने के बाद पता चलेगा इनको कोई हसीन वसीन नहीं है। ये सब तो वो है वो मार आक्रमण। बुद्ध को भी मार विजय करनी पड़ी ना, तो वो तुम पे क्या होता रहता है? मार आक्रमण, इंद्रियों के आक्रमण, मार, राक्षस का आक्रमण। तो सौर सेनी मौर्य नाल्य की भाषा थी, गलत। इनके तो अर्धमागधी थी। सौर सेनी तो सूरसेन प्रांत के कारण सौर सेनी है। अरे सौर सेनी तो मथुरा का सूरसेन के नाम पे भाई। मगध में क्या काम है इसका? मगध में तो प्राकृत का जो रूप है वो मागधी या अर्धमागधी। पहला गलत। अपभ्रंश का प्रयोग मध्यकाल में गुजरात के जैन लेखकों द्वारा काव्य रचना के लिए किया गया था, सही है। तेलुगु कृष्णदेवराय के अंतर्गत विजयनगर के न्यायालय की भाषा थी, सही है। तो 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किस एक में चाणक्य की उस योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासकों के एक मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर आसीन करवाया था? मुद्रा राक्षस। देखो, प्रतिज्ञा योगंतरायण किसने लिखा? इसमें वत्सराज उदयन की बात है, ये कट गया। मृक्षकटिकम सुद्रक ने लिखा। चारुदत्ता और गणिका वसंत सेना की कहानी है। विक्रम और उर्वशी, विक्रम और उर्वशी की कहानी है। पुरूरवा और उर्वशी की कहानी है। विक्रम उर्वशी में क्या है? पुरूरवा और उर्वशी की कहानी है।
पुरूर्वा राजा और उर्वशी अप्सरा। बचा क्या? किसने लिखा मुद्रा राक्षस? विशाख दत्त। राक्षस नाम क्यों रखा इसका? नंदों का मंत्री राक्षस। राक्षस कौन है? घनानंद का महामंत्री राक्षस, बहुत बुद्धिमान था। आखिर में चाणक्य सफल हुआ और उसे मजबूर होकर राक्षस को भी चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रिमंडल में रखना पड़ा। कन्विंस किया उसने, समझाया राक्षस को कि राजा लड़ते हैं, राजाओं की लड़ाई थी, अपन तो मंत्री थे, क्या दिक्कत है? राजा हार गया, नया राजा बन गया, अपने को तो मंत्री रहना है। तो राक्षस तुम मंत्री बनो, स्वीकार करो इस बात को। फिर बहुत मुश्किल से माना राक्षस। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में उल्लेखित अग्निमित्र निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? सुंग तो कोई वंश ही नहीं है, एग्जामिनर भी क्या करते हैं यार। कौन है? बैम्बिक सुंग। बैम्बिक पुष्यमित्र सुंग का बेटा अग्निमित्र और विदिशा की राजकुमारी मालविका। ये तो ध्यान है, हिंदी में आता है ना ये। प्राचीन दक्षिण भारत के संगम राज्य से, संगम समाज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? उन्हें दास प्रथा का ज्ञान नहीं था, सती विद्वान नहीं थी, उन्हें पवित्र विवाह संस्कार ताली का ज्ञान नहीं था, वहां स्त्रियों का राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं था। बताओ। देखो, महिलाओं का राज सिंहासन पर अधिकार नहीं था। संगम काल में किसी भी महिला के हमको सही है। देखो, महिलाओं का राज सिंहासन पर अधिकार का दावा था। वो हेराक्लीज की बेटी पांडिया का मदुरई में शासन है, उसके अधीन 365 गांव है। मेगस्थनीज कहता है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अरे पांड्य वंश में थी ना पांड्या, चेर चोल पांड्य वंश में पांड्या थी ना, मेगस्थनीज उल्लेख करता है। उन्हें पवित्र विवाह सूत्र तालिका का ज्ञान नहीं था, गलत बात है। तोल कापियम में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, वहां सती प्रथा विद्यमान नहीं थी, थी, गलत बात है। क्या बचा? ठीक है, ऐसे हटते हैं ऑप्शन। संगम समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार वहां से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का प्रमुख विवरण उसकी माता गौतमी बलश्री द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए अभिलेखों से मिलता है। वह अभिलेख नासिक गुफा लेख है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता का नाम क्या था? गौतमी बलश्री, जिसे नासिक अभिलेख में राज ऋषि वधु कहा गया है। उसने नासिक गुहालेख अंकित करवाया जिसमें उसके बेटे की उपलब्धियों का विवरण है। कनेरी गुफा उसने नहीं बनवाई, है ना। और रानी नैनिका का नानाघाट अभिलेख है, और खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। और गौतमी बलश्री का क्या है? नासिक गुफाओं में बाकी औरों के भी अभिलेख मिलते हैं, सतकर्णी का और उसका रुद्रदामन का नहीं, नहपान का, नहपान का। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? राष्ट्रकूटों की राजधानी देवगिरी थी क्या? मान्यखेत थी। पल्लवों की राजधानी कांची, यादवों की राजधानी देवगिरी, आंध्र सातवाहनों की राजधानी। सही है, सही है। आसान सवाल तो सही कर देते हैं ये। साहित्यिक कृति शिल्पाधिकारम का नायक कौन है? सेन गुट्टुअन। रिपीट हो गया ना सवाल, वहां भी था ना। तो ऐसे कई बार जब अपने को कोई सवाल में दिक्कत आए तो पेपर पढ़ो पूरा, क्या पता पेपर में कोई सवाल रिपीट हो रहा हो, कोई ऑप्शन रिपीट हो रहा हो। हालांकि सेन गुट्टुअन का नाम किस नाम से है उसमें? इतिहासकार कहते हैं कोवलन, कणकी और माधवी की जो कहानी है वो। और इसमें मदुरई के पांडे राजा को अपराधी बताया गया है, और चेरों का संघर्ष मदुरई के पांड्यों से ही तो था। कनिष्क द्वारा आयोजित बौद्धों की चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया। इस विश्वकोश का क्या नाम था? महाविभास सूत्र टीका किसने लिखी? वसुमित्र ने। क्या है ये? क्या है ये?
अरे त्रिपिटक पर टीका है ये। सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक तीनों पर टीका है क्या? महाविभास। रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, पहले के पेपर में था ना, ये प्रश्न पहले भी था ना, तीसरी बार रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से किसने वह अभिलेख उत्कीर्ण करवाया जिसमें काठियावाड़ में एक वृहद झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख है? रुद्रदामन ने। किसने? रुद्रदामन ने। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वो झील बनना शुरू हुई जो सम्राट अशोक के समय पूरी हुई। रुद्रदामन ने के समय वो टूट गई, उसने उसकी मरम्मत करवाई। और गुप्त राजा स्कंद गुप्त के समय वो फिर टूट गई और फिर से उसकी मरम्मत करवाई गई। ठीक है। बेस नगर स्तंभ अभिलेख किस हिंद ग्रीक शासक का उल्लेख करता है? एंटियोलकिडास का। देखो कहीं तुम हेलियोडोरस कर दो, दूध था वो, छींक दिया, क्वेश्चन नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरालेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? मथुरा स्तंभ पाशुपत का है, रुम्बुंदेई बौद्ध धर्म का है, तालगुंड वहां दक्षिण भारत में चोलों का शैव धर्म की जानकारी मिलती है, और बेस नगर। एक ही क्वेश्चन एक ही पेपर में तीन तरीके से है, एक ही क्वेश्चन एक ही पेपर में तीसरी बार रिपीट है। हेलियोडोरस किसके दरबार में आया? एक क्वेश्चन। दूसरा, बेस नगर स्तंभ में किस शासक का उल्लेख है? तीसरा, बेस कौन सा स्तंभ भागवत धर्म के बारे में बताता है? देखा? और तुम किसी मान लो एक स्पेशल टॉपिक को छोड़ दो कि बढ़ने दो यार इसको, और वहीं से चार सवाल आ जाए तो तुमको तो कर देंगे बाहर। नहीं। इत सिंह के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? मृगशिखा वन में। कहां पर? जिसमें उसने चीनी मंदिर का, मृगशिखा वन को क्या कहता है? चीनी मंदिर। लो, कितना अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सही कालानुक्रम है। देखो, अष्टाध्यायी सबसे पहले लिखी गई, पाणिनि की अष्टाध्यायी, नंद राजाओं के समय 5वीं सदी में ईसा पूर्व में, तो ये दो हट गए। अष्टाध्यायी सबसे पहले लिखी गई, फिर दो में बुद्ध चरितम है, तो कनिष्क के दरबारी थे असुघोष, उन्होंने बुद्ध चरितम लिखी, सही बात है। कथा सरित सागर जो है वो 12वीं सदी में लिखी सोमदेव ने। सोमदेव कश्मीरी थे, 11वीं 12वीं सदी में इन्होंने ये लिखी, और मेघदूत कालिदास ने गुप्त काल में लिखी 4वीं सदी में। तो क्या आएगा? ए। ये बी, ये वाला ऑप्शन आएगा बी। नया ट्रैक आ गया ना सब क्वेश्चन का। जानते हैं हम क्वेश्चन, लेकिन उसको अलग तरीके से पूछा गया है। और अब मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, तुम याद रहो या तुम रेडी रहो, उसके लिए तैयार रहो। जो हमारे टाइम पे मैप देते थे, मैप दे के कुछ भी लिख के, एबीसी कुछ भी लिख के कहेंगे बताइए क्या है। हाँ, सबसे आसान क्वेश्चन है वो, लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं हो। तो मैं अब कुछ तुमको एग्जाम इन पेपर में देना शुरू कर रहा हूं अब, एक एक दो दो सवाल, ताकि तुमको थोड़ी किसी भी तरीके के लिए अपन तैयार रहे ना। विचार करो, कालिदास, भारवी और भास, कौन सा गुप्त काल से संबंधित था? तीनों, तीनों, तीनों किसी संबंधित है। ये तो सही कर दिया होगा, ये तो होना ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रवेश पाल साम्राज्य से हुआ। बंगाल के सेन बौद्धों के विरोधी थे। सोलंकी जिन्होंने गुजरात पर शासन किया जैन धर्म के संरक्षक थे। तीनों सही नहीं है कि ये दो गलत हैं? दो कौन से गलत हैं? तीनों सही हैं ये। तिब्बत पाल राजाओं के समय, पाल राजाओं के समय विक्रमशिला से बहुत से आचार्य तिब्बत में गए थे ना बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए।
तो उन्होंने योगदान दिया है तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार में। तिब्बत में जो लामा पद्धति है उसको स्थापित ही किसने किया है? श्री ज्ञान दीपंकर ने। लो भाई देखो कितना बढ़िया सवाल है। सवाल तो ये है, पोस्ट है और उसका अर्थ है। नहीं, कर्णम था लेखपाल, 3। कर्णम क्या है? और तलैया है पुलिस का सिपाही। हो गया क्या इससे? बी में 3 और डी में 2। वाह, ये बात है ना। नहीं, आयंगर और नायंगर जो थे वो गांव में थे। अब हो गया ना, बी सही आएगा 72 में। बी नहीं यार, सी आएगा। आयंगर है प्रधान। हाँ तो सही तो बोला मैंने, वहां बोलने में उसमें लिखने में गलत कर दिया है ना। आयंगर और नायंगर गांव में थे ना। तो आयंगर प्रधान है 4। आयंगर और नायंगर व्यवस्था है ना। और मणियम कौन है? ग्राम सेवक। तो 4 3 1 2 किसका सही है? और मुस्कान ने सही कर दिया। अब पढ़ाई कर, फोन बंद कर दे, घर वालों से बात करना बंद कर दी, नाराज हो गई मैं। तुम रोज बुला लेते हो मेरे को। नहीं, जब घर वालों की एक विशेष खास बात है। सबके सबके घर वाले मेरी तरह नहीं होते कि हमसे कोई मतलब ही नहीं, आए मत तू यहाँ। तू यहाँ आएगा ना तो हम कह देंगे कि तू जबरदस्ती आता है। नहीं अभी तो बुलाते रहेंगे टाइम टाइम पे। कभी तो 100 मणि में तेरे को ज़्यादा चूरमा खिला देंगे, ठीक है। कभी कहेंगे फसल कट रही है आजा, कभी कोई मर जाएगा, है ना। कभी किसी की शादी है तो वो ससुराल वाले कह देंगे बहू है हमारे आजा। और फिर जब रिजल्ट आएगा, पढ़ती लिखती है नहीं है, माहौल बना रखा है पूरा। हमने तो पूरा सहयोग दिया। बता तुझे कभी बुलाया हो, कभी कुछ कहा हो? विशेषकर लड़कियों से कहते हैं ये। लड़के तो क्या उद्दंड होते हैं ना, वो तो गिना देंगे कि देखो तब बुलाया तब बुलाया तब बुलाया तब बुलाया। छोरियां क्या थोड़ी मत कि यार पढ़ने दो, क्या कहना है इनको। तो ऐसे तो तुम थोड़ा, यहाँ ठीक है, हाँ कर दो कि भाई आ रहे हैं, कि हाँ आ रहे हैं। अब तुम पहले से मना कर देते हो कि नहीं आएंगे तो फिर प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। हिंदुस्तान में समाज भी तो है एक, लोक निंदा। ऐसे क्या पढ़ रही है वहां जयपुर में, एक दिन गांव में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा। लोक निंदा, अपाला कहानी बताई थी ना मैंने। लोक निंदा मजबूत है हिंदुस्तान में। तो तुम ऐसे इंस्टेंट मना मत किया करो। जैसे कोई फंक्शन 21 तारीख का है तो तुम कहो हाँ आ जाएंगे, कब आएंगे, कि बताओ कब आना है, कि 19 को आ जाना, कि नहीं 20 को शाम को या 21 को सुबह आ जाएंगे। तो ये रहेगा ना कि हाँ आ रहे हैं। 20 को शाम को या 21 को सुबह तक तो डेट दे ही रखी, आ रहे हैं। तब आदमी फंक्शन में बिजी हो जाता है, फिर वो नोट करता है कौन कौन नहीं आया था। पर तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम पहले से कहते हो कि वो जैसे आदेश देते हैं ना प्रधानमंत्री की तरह, नहीं आएंगे अपन। तो ऐसे मत किया करो। पता चल गया ना कौन सी ट्रिक काम में लेनी है। ऐसे तो तो निम्नलिखित में से किस एक मंदिर में रामानुज शिक्षण कार्य करते थे? देखा, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम है ये, श्री रंगनाथ मंदिर है ये, यमुनाचार्य जी का। देखा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राज राजा प्रथम ने नौसेना अभियानों द्वारा बर्मा के कुछ भागों पर मलाया एवं सुमात्रा पर अधिकार कर लिया। गलत। कहाँ किया था इसने? मालदीव में। और अगर बर्मा की बात करें तो राजेंद्र चोल पहला आदमी था जिसके कारण बंगाल की खाड़ी, चोलों की झील। इसकी बात करें तो इसने मालदीव जीता था। मालदीव में पहला अभियान इसी ने किया था। क्वेश्चन भी पूछा आरपीएससी ने। राजेंद्र प्रथम ने लंका जीत ली, सही है।
चोल राजाओं ने उत्तरी लंका पर तब तक अधिकार बनाए रखा जब तक विजय बाहु, सही बात है। चोल शक्ति का 13वीं सदी में उस समय आस हुआ जब होयसल और पांडे आ गए। तो 2, 3 और कितने और हैं? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत के प्राचीनतम सिक्कों पे कोई अभिलेख नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के पंचमार्क हैं, आहत या ठप्पा हैं, है ना। ये अधिकांश चांदी के हैं और ये पटना से मिले हैं। ये लिपि विहीन हैं, इनको नंद राजाओं ने चलाया था। ये सारे क्वेश्चन हैं। दक्कन के सातवानों ने शीशे के सिक्के चलाए, हो गया रिपीट। गुप्त शासकों ने रूपक नामक चांदी का सिक्का चलाया, सही बात है। सोना चांदी तांबा तीनों सिक्के चलाए। सोने का सिक्का दिनार, जो लैटिन शब्द दिनेरियस से बना। भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्ष के समय, गलत। स्वर्ण सिक्के तो इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक, उनके बाद कुषाणों ने, है ना। और फिर कुषाणों ने शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए और फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्राचीन नगर और आधुनिक राज्य, अजयमेरु, अजमेर, भृगुकक्ष, बड़ौच, प्रागज्योतिष, असम, शिशुपालगढ़, उड़ीसा। 4, 2, 1, 3। राजा है और उसका वंश है। मालवा का भोज परमार, पता चल गया क्यों पूरा नाम बुलवाता हूं मैं। जयचंद्र गैडवाल, मिहिर भोज प्रतिहार, परमार्दिदेव चंदेल। गुप्त काल से पहले निर्मित स्वतंत्र भवन वाले हिंदू मंदिरों के कोई पुरावशेष नहीं मिलते, सही बात है। सभी एलोरा गुफाएं हिंदू देवी एवं देवताओं से संबंधित हैं। जैन और बौद्ध भी है, चल गया पता, क्यों बताते हैं। तंजौर का विशाल शिव मंदिर महान राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया। तो 1 और 3 सही है, पहला सही है। विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा किससे संबंधित है? चिकित्सा पद्धति, गलत। रंगशाला, गलत। हिंदू विधि पर एक टीका है। विज्ञानेश्वर ने विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में रहते हुए याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी। किस पे? केवल पूर्वी भारत को छोड़कर पूरे भारत में विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा की ही विधि प्रचलित है। विज्ञानेश्वर ने प्रशंसा करते हुए कहा, मेरे जैसा कवि, विक्रमादित्य जैसा राजा और कल्याणी जैसा नगर ना पहले थे ना इस समय कहीं दुनिया में है। क्या बात है, याद है तुमको तो, अच्छे बच्चे हो। कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? अमरावती स्तूप की खोज की थी कॉलिन मैकेंजी ने। अमरावती स्तूप भारत का सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। सातवाहनों के समय इसमें रेलिंग लगी। भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश में है ना। इसे कनिंघम ने खोजा। पीपर हवा स्तूप नेपाल बॉर्डर पर यूपी में है ना। पीपर हवा स्तूप अपने यूपी में बॉर्डर पर है, नेपाल बॉर्डर पर, ठीक है। और इसे खोजा डब्ल्यूसी पेप्पे ने। किसने खोजा? डब्ल्यूसी पेप्पे ने। और सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, जो वर्तमान में मौजूद है, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में है क्या? देख लेना तुम्हें ना, होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसे टेलर ने खोजा, बाद में इसे मार्शल ने संरक्षित किया। तो सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? ये जो मूल स्तूप बनाए गए थे महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर 8, उन 8 स्तूपों में शामिल है कौन सा? पीपर हवा स्तूप। कितने सही है प्रज्ञा तेरे? और कितने नहीं किए?
59 सही थे। देखो मैंने तुमको पहले भी कहा, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मतलब अभी भी वक्त है। 4 पेपर हो गए, तुम्हारा एनसीएंट का रिवीजन मतलब 60-70% स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए था। पहले पेपर में रिवीजन किया, फिर दूसरे में किया, फिर तीसरे में किया, फिर चौथे में किया, तो 4 बार पढ़ चुके होते ना अब तक। पर तुम नहीं कर रहे ऐसा। अभी भी 4 पेपर और बाकी हैं, अभी भी जाग जाओ। 8 पेपर होंगे एनसीएंट के। कितने क्वेश्चन हो जाएंगे अगर 80 सवाल का भी एवरेज माने तो? फिर वो करिए 500, 80 गुणा 8 करना। अभी भी वक्त है, तुम्हारा एनसीएंट इतना मजबूत हो जाए कि यार ये। और अभी फिर अपन जो मई से जब रिवीजन क्लास शुरू करेंगे, तब तुम ऐसे रोबोट की तरह बोलो ये ऐसे। जैसे ही पेपर आए जून में तुम्हारे पास, वैसे ही पहले राउंड में कि 110। क्यों नहीं हो सकता? फिर और तुम नहीं कर रहे, तुमको लगता है कि क्या है, कर लेंगे, क्या है देख लेंगे। फिर वो छोड़ दो ना, एग्जिट है ही ना बाहर। और फिर करते हो तो अच्छे से करो, बहाना क्या करते हो? ठीक है, तो अभी फिर क्लास शुरू करेंगे 5 ही मिनट बाद। तुम पानी पी